अगर पेपर 1 में आपका टारगेट है 40+ एमसीक्यूज करने का तो अभी ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस नंबर पे कांटेक्ट हो व्हाट्सएप कीजिए। देखिए, पहले होता है फॉर्मुलेशन। रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च टॉपिक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च जर्नी। यानी कि जब हमारी रिसर्च स्टार्ट होगी, सबसे पहली बात क्या होगी? रिसर्च प्रॉब्लम। हम किस टॉपिक को चुन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हमें वो चुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा पहला स्टेप, हमारा पहला चरण कौन सा होगा रिसर्च का? हम पहले उसमें कोई प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए कि जो पहले रिसर्च प्रॉब्लम होगी, उसी से टॉपिक से संबंधित हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग विद सीनियर और स्टडी और प्रीवियस रिसर्च वर्क सो दैट द एम्बिग्यूटी कैन बी अवॉइडेड। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, हमें कौन से टॉपिक पे रिसर्च करनी है, स्टडी करेंगे, प्रीवियस रिसर्च वर्क देखेंगे कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं दोबारा से, तो उस पर पहले काम क्या हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। तो इससे ये होता है कि जब हम अपनी डिस्कशन कर लें, सब कुछ कर लें, तो उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ अस्पष्टता रह जाती है उसको दूर किया जा सकता है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेक्स टास्क ईजी एंड स्मूथ। अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो अगर हमें चीज़ की टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में है, या हम उसका प्रॉपर सिलेक्शन कर लें, तो रिसर्च जो है वो आसान भी हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाएगी। इससे रिसर्च करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई जब रिसर्च करनी है तो हमें ऐसा टॉपिक उठाना है तो जिसमें प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसको पहले हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमें उसको अच्छे से समझना है, फिर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना है, ताकि जो रिसर्च है वो अच्छे से ईजी तरीके से जल्दी से हो जाए। तो नेक्स्ट आता है दूसरा स्टेप, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। देखिए, आफ्टर सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप ए प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। देखिए, जब हम अपनी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप, अगला चरण कौन सा होगा कि हम प्लान करें। किसका प्लान करें? इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का। यानी कि पहले हमने टॉपिक चुन लिया है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद हम जांच पड़ताल का एक प्लान बनाएंगे ताकि रिसर्च को अच्छे से किया जा सके। तो दूसरा स्टेप होगा डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल का। तो नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग। देखिए, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब हिंदी में होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस इज एन assumptions about various aspect of problem of research topic. It covers specific and confined area which called sampling. देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें कोई रिसर्च का टॉपिक ढूंढना है, रिसर्च का टॉपिक ऐसा तैयार करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। यह क्या होगा, इसमें से हम कुछ सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक चुन लिया है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, और साथ में सैम्पलिंग देखेंगे। सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब हमारा डाटा, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास कौन कौन सा डाटा, कितना डाटा पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब कुछ और है, यानी कि जो हमारे पास डाटा उसे कहते हैं पॉपुलेशन। यानी सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस गाइड द स्कॉलर्स एंड डिफाइंड पैरामीटर ऑफ स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने वर्क को कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम भी चुन ली है, फिर हमने उसको डेवलप भी किया है, अब हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले हम हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर वहाँ पे सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन हमें कैसे कैसे अपने काम को अंजाम देना है, कैसे कैसे रिसर्च को पूरा करना है, उसके लिए एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना होगा। रिसर्च डिज़ाइन मीन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन विच रिसर्च इज़ टू बी कंडक्टेड। मेन एम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट। यानी कि कम समय में, कम एफर्ट में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। ये है रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि हम ऐसी रिसर्च डिज़ाइन कर लें, ऐसी, जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम उसको ऐसा
करे कि हमें कम समय भी कम लगे और हमारा काम भी जल्दी से ज़्यादा हो जाए। द रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन में अब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम भी आती हैं तो कैसे कैसे होनी चाहिए। देखिए, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ स्कॉलर। देखिए आपके पास स्किल्स भी, जैसे ये स्कॉलर है जो रिसर्च को करने जा रहा है, उसके पास स्किल्स होने चाहिए कि ताकि वो काम को अच्छे से समझे, रिसर्च को अच्छे से समझे और अपनी समझ के हिसाब से रिसर्च को पूरा करें। एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च टॉपिक। देखिए, रिसर्च टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करना, पूरा एक्सप्लेन करना, फिर क्या करना, उसको कंक्लूजन तक पहुंचना। ठीक है फ्रेंड्स, नतीजे तक पहुंचना कि टॉपिक क्या रहा है। कॉस्ट फैक्टर बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कॉस्ट काफ़ी आती है किसी रिसर्च को करने के लिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखें, अब डाटा कलेक्शन की बात आई है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो दो भागों में बढ़ता है। पहली बात आती है प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा कौन सा है? इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनर्स। प्राइमरी डाटा कौन सा आता है? जो आपका अपना डाटा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि डाटा दो प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो है जो आपका अपना है, जो आपने सर्वे किया है, ग्रुप डिस्कशन किया है, क्वेश्चन सवाल जवाब पूछे हैं, वो हो गया प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा कौन सा है? विच ऑलरेडी हैव कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी पास थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इसमें बुक्स आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएंगी, किसी की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो डाटा जो पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, बस आप उसको एक बार समझ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाटा दो प्रकार का है, आपको प्राइमरी डाटा भी देखना पड़ेगा, सेकेंडरी डाटा भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। स्कॉलर ऑब्जर्व दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट इज एक्सिक्यूटेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो दैट प्रोजेक्ट में नॉट सफ़र अहेड। देखिए, इसमें क्या है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ये एग्जीक्यूशन जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जो स्कॉलर है वो ये देखता है कि काम सबको जो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, कि ताकि आगे जाके जो प्रोजेक्ट छेड़ा है रिसर्च के लिए उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। एनालिसिस ऑफ डाटा। देखिए, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा इट शुड बी अरेंज प्रॉपरली एंड क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, वो डाटा को अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लासीफाई कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जो जनगणना होती है ना, जो जनगणना होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है जनगणना में? तो देखिए कि जो डाटा रखा जाता है, डाटा होता है ना ऐसे कि अ, किसी देश में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कौन रोज़गार किसको मिला है, किसको बेरोज़गार, कौन बेरोज़गार है ना। तो ये वो क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई डाटा है, पहले आप उसको अच्छे से अरेंज कीजिए, फिर उसको कैटेगरी में बांटिए। Irrelevant data should be separated and relevant data is coded into symbols so that is may be tabulated। यानी कि जो इरेलीवेंट जो डाटा है उसको अलग कर दे, जो रेलेवेंट डाटा है इसको कोड करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 ABC वगैरह। ठीक है, tabulation is a part of technical procedure wherein classified data in form of table। ठीक है फ्रेंड्स, टेबुलेशन पार्ट होता है टेक्निकल प्रोसीजर का, जो डाटा को एक टेबल के रूप में बताता है। देखो, टेबुलेशन में होता है ना ऐसे पॉइंट वाइज देते हैं नंबर। ओ, दिस हेल्प फॉर एनालिसिस बाय अप्लाइंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या है, अलग अलग जो मेथड है वो इसमें डिस्कस हो जाते हैं या अप्लाई हो जाते हैं। तो ये होगा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि आपको आपके पास जो डाटा है उसको आप अच्छे से अरेंज कीजिए, उसको नंबरिंग दीजिए। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए,
After analysis of data, scholar can test his hypothesis which formulated earlier. Different type test is developed such as ची स्क्वेयर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट एट्सेट्रा. ये सभी फ्रेंड्स देखिए, जो एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, ची स्क्वेयर टेस्ट है, ये किसके पास है? ये किसके पार्ट है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम आते हैं. द टेस्ट रिजल्ट डिसाइड द हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. देखिए, अगर हाइपोथेसिस होती क्या है कि परिकल्पना, यानी कि जो हम चीज़ को सोच रहे हैं, हम चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी रिसर्च जो कर रहे हैं, वो चीज़ सही है कि गलत है, वो कैसे पता चलेगी? वो चीज़ स्क्वायर एफ टेस्ट या टी टेस्ट से पता चलेगी. ये वो टेस्ट हैं जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम में आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है. तो नेक्स्ट आ गया इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन. द कलेक्शन डाटा इज एनालाइज्ड, समराइज्ड, लिंक विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड इज एक्सप्लेन्ड, फाइंडिंग न्यू थ्योरी, रिकमेंडेड न्यू कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल. देखिए, इसमें जो कलेक्शन डाटा है, जो इसमें डाटा इकट्ठा किया गया है, वो कैसे कैसे लिंक करेगा, कैसे कैसे न्यू थ्योरी को बनाएगा, न्यू कंसेप्ट और नए प्रिंसिपल सिद्धांत कैसे बनेंगे, इसमें इसके बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है? ये लास्ट स्टेप है रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का. एट लास्ट स्कॉलर हैज़ टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन डिटेल विच गिव complete details about research. It is present in simple language and attractive style with use of chart, graph, illustration wherever necessary and relevant. देखिए, लास्ट कौन सा स्टेप है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें बताई जाती है कि जो आपने अभी रिसर्च आपको जो दिया गया था करने के लिए, आपने उसको ख़त्म कर लिया है, बस आप उसके अब रिपोर्ट बना रहे हो, और उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको जैसे डिफरेंट स्टाइल में करोगे, जैसे सिंपल लैंग्वेज हो. एक अच्छी रिसर्च जो करनी हो तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आए. तो एक अट्रैक्टिव स्टाइल होना चाहिए, जैसे चार्ट हो गए, ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे वगैरह ये ज़रूरी हैं. तो ये थे रिसर्च के स्टेप. तो आइए जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से थे रिसर्च स्टेप के. फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कल किया था, रिसर्च के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके भी क्वेश्चन बता दूंगा. तो साथ में इसके जो स्टेप ऑफ रिसर्च के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्या थे कि पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कौन से क्वेश्चन आए थे. तो देखिए, दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का एक सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है. देखिए, ABCD में क्या होगा सही? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन नंबर ए पहले आएगा. अगर हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कोवेरिएशन होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ स्पोरियस रिलेशन, जनरलाइजेशन एंड थ्योरिसेशन, ये होना चाहिए. तो नेक्स्ट है, व्हेन प्लानिंग टू डू एज सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू. ये दिसंबर 2014 क्वेश्चन था कि जब प्लानिंग की जाती है सोशल रिसर्च करने के लिए तो इसमें क्या होना चाहिए. देखिए, आपके सामने ऑप्शन ABCD दिया हुआ है. अप्रोचेज द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, डू ए पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, ऑप्शन नंबर C. बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, या D. फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज देयर इज़ वेरी प्रैक्टिकल. तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा C, बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक. ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि सोशल रिसर्च की जाए तो क्या होना चाहिए? वो बी फैमिलियर विद लिटरेचर होना चाहिए, यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए कि हम किस समाज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. व्हेन सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज द लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे देखिए, जनवरी 2017 का क्वेश्चन है कि जो रिसर्च के स्टेप हैं वो एक लिस्ट में दिए हुए हैं. देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा. पहले आएगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस, जो हमने वही ऊपर किया ही है. तो लास्ट में आएगा कंक्लूजन. ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए कि पहले प्रॉब्लम को दिखाते हैं, फिर एंड में आएगा कंक्लूजन. देखिए, एंड आपका कंक्लूजन का हो गया ना. देखिए, 4 ऑप्शन है. अब ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 3 है, लास्ट में कंक्लूजन है दोनों के.
तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे एंड में डाटा कलेक्शन है, एक में एविडेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंक्लूजन पे एंड होता है किसी भी रिसर्च का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो हो गए गलत, तो बचे 2, ऑप्शन नंबर 1 और 3। इसको आप केयरफुली करिए तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जब भी आपको एग्ज़ाम करते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आप बनाइए। जो चीज़ गलत है उसको पहले निकालिए, सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अगर आपको कोई एक्शन रिसर्च करनी है तो कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए। जनवरी 2017 का क्वेश्चन था ये। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले प्लान होगा, फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे स्टेप ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो कल वाले क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन है, ये मीनिंग ऑफ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के। देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन है। द रिसर्च ऑफ अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाई एज। ठीक है, द रिसर्च अप्रोच के तहत जो मैक्स वेबर ने कहा है कि कैसे पीपल, जो जो लोग हैं, लोग कैसे जो कुदरती चीज़ें उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटिव पैराडिम। ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। इसमें से बताइए कि रिसर्च कैसे करेक्ट होगी स्टेटमेंट में से। देखिए आपके सामने ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 ABCD, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन। यहाँ पे सभी प्रकार की लगभग जो टाइप्स हैं रिसर्च की आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिक। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गई हमारी रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव होती है, एक होती है एनालिटिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं क्या है। देखिए, मेक्स प्रॉपर एंड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक और प्रॉब्लम बाय कॉलिंग ट्रू रियलिस्टिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मतलब क्या है डिस्क्रिप्टिव का, यानी कि डिस्क्राइब करना। हम जो भी कोई रिसर्च है उसको पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक लिखेंगे, उसका वर्णन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं जिसको हम वर्णन करते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं विस्तार पूर्वक, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि रिसर्च को व्यापक स्तर पर क्या करना, उसको डिस्क्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कि नेक्स्ट है, इट इज़ कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए एक्स पोस्ट फैक्टो को क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को और क्या कहा जाता है, तो आप इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कह सकते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड रिसर्चर हैज़ नॉट एनी कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है इसका वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या होता है, जो चीज़ जो इसको हिंदी में चर कहते हैं, यानी कि ये हमेशा बदलते ही रहते हैं, इसलिए इसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। रिसर्चर गिव्स रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। रिसर्चर अपनी रिपोर्ट बनाता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट। मान के चले कि जो रिसर्चर है वो शोध करता है, जो रिसर्चर है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो वो देखेगा कि क्या हुआ है, यानी कि जो टॉपिक उसने लिया है वो देखेगा क्या हुआ है और क्या हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ रिसर्च यूटिलाइज सर्वे कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेथड क्या है, इसमें ये सर्वे है यानी कि सर्वेक्षण, कंपैरेटिव है यानी कि तुलनात्मक, और कोरिलेशन यानी कि आपसी में सहसंबंध का उपयोग करती है, यानी कि अनुसंधान। यानी कि इसमें क्या है कि जो रिसर्च की जो विधि है ये तीनों पर निर्भर है, तीनों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, ये सर्वे का, कंपैरेटिव का और कोरिलेशन मेथड का। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो सर्वे, कंपैरेटिव और कोरिलेशन मेथड से मिलकर बनता है, या इसमें इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसे ही कहा जाता है जिसको हम डिस्क्राइब करें, जैसे हम प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जिसको हम डिस्क्राइब करें, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में काफ़ी जो है वो अच्छी अच्छी बातें लिखी हों और काफ़ी जो व्यापक स्तर पर बातें लिखी हों, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी रिसर्च ऐसी होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो जिसके में बहुत जल्दी समझ में आता है वो और अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी गहराई से समझ में आता है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट आ गया एनालिटिक रिसर्च। Analytic facts of or information that which already available. This research depend on secondary database. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है क्या, देखिए एनालिटिक रिसर्च क्या है, जिसे हम एनालाइज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो डाटा पहले से ही उपलब्ध होता है उसके बारे में जानकारी होती है। मान के चलिए कि अगर कोई रिसर्चर किसी की चीज़ के ऊपर जो कोई रिसर्च कर रहा है, अब इसके ऊपर पहले से ही उसके बारे में जो डाटा रिसर्च हो चुकी है, उसके पास जो डाटा है, तो उसको इसमें इसको भी यानी कि सेकेंडरी डाटा को भी इसमें देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इसमें है क्या, एनालिसिस रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च में है क्या कि जो डाटा पहले से ही उपलब्ध है उसके बारे में भी जानकारी देता है। आप ये देखिए कि अगर कोई हम किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्चर जो रिसर्च करता है, तो अगर वो न्यूज़पेपर की हेल्प ले रहा है या किसी की हेल्प ले रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया ना उसके पास, तो उससे भी जानकारी जो उपलब्ध होगी उसको भी वो एनालाइज करके देखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सरकार की या गवर्नमेंट की कोई भी नीतियाँ अगर बनती हैं, तो रिसर्चर देखता है ना कि पहले आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले या 50 साल पहले कौन सी नीतियाँ थी, आज कौन सी थी, तो सेकेंडरी डाटा हो गया ना, जहाँ से वो प्राप्त करेगा, वो लेगा, वो देखेगा एनालाइज करके कि आज तक इनकी क्या हो चुका है। ठीक है, पहले कोई तरक्की नहीं थी, आजकल देखिए हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तो वो एनालिसिस हो गया ना ये पूरा करके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च है क्या, देखिए रेफर्स एंड एक्शन रिसर्च। देखिए अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्शन रिसर्च को करता है। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च विच एम टू फाइंडिंग सोल्यूशन और विद सर्टेन कंक्लूजन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग बाय सोसाइटी कॉर्पोरेट सेक्टर। देखिए अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम जब चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि अगर किसी सोसाइटी में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम रिसर्च है, जो हम समस्या का हल ढूंढेंगे उसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि एक सोसाइटी है, एक जगह है जहाँ पे सारे बच्चे जो है अनपढ़ हैं, कोई पढ़ा लिखा, जहाँ बेरोजगारी है, तो मेन मोटिव क्या है कि पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उनको काम नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उनको कैसे काम दिया जाए जिससे उनकी गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, है ना। तो उसके ऊपर जो है रिसर्च करके देखेंगे कि किन किन फैक्ट की, जो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने से क्या होगा कि क्या उसमें सुधार हो पाएगा, तो अगर सुधार होगा तो प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। यानी कि अप्लाइड रिसर्च है क्या, तुरंत एक्शन लेना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ के ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अप्लाई करके देखना। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च डिस्कवर्स ए सोल्यूशन फॉर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सच एज आइडेंटिफाइंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स दैट अफेक्ट सोसाइटी और पार्टिकुलर फर्म। देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें क्या किया जाता है कि जो प्रॉब्लम है, कुछ जैसे प्रॉब्लम आती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका समस्या का सोल्यूशन ढूंढना या समाधान ढूंढना। अब देखिए कि कई सोशल, इकोनॉमिक्स यानी कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, ये कई तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी को हमेशा अफेक्ट करती रहती हैं। चाहे एक सोसाइटी हो चाहे फर्म हो, उसको हमेशा ही अफेक्ट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको दूर, इनकी जो समस्या, इनकी जो प्रॉब्लम आती हैं, इनको दूर कैसे किया जाए उसको अप्लाई करके देखना। अब हम कहें कि हमारी सोसाइटी में सभी एक समान हो, समानता हो, सभी, है ना, वो हो गया सोशल यानी कि सामाजिक समानता हो। फिर उसमें क्या हो गया कि इकोनॉमिक तौर पे ऊपर सभी को काम मिले, पॉलिटिकल तौर के ऊपर क्या होगा, सभी को ये अधिकार मिले। अब कहने के बाद तो ये हो गई कि हमने कह दिया, पर वो वाकई में कैसे समानता आएगी, कैसे इक्वालिटी आएगी इन जगह के ऊपर, चाहे सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल को
हमें उसके ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब ये मानते हैं कि सभी को काम मिलना चाहिए, तो सभी को काम मिलना चाहिए। वाकई काम कैसे मिलेगा, वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा ना। तो ये बात होगी अप्लाइड रिसर्च की, मतलब कि ऐसा शोध या ऐसी रिसर्च जिसमें समाज की जितनी भी प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए जो हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक चीज़ें क्रिएट करते हैं, उसको अप्लाइड करके देखना, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाए, उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब नेक्स्ट आ गई है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हिंदी में मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या देखिए, रेफर्स एज बेसिक और प्योर और थ्योरेटिकल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विद सिंप्लीफिकेशन एंड विद फॉर्मुलेशन थ्योरी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसे मुख्य रूप से सरलीकरण, यानी कि जो आसानी है उसके साथ, और जो सिद्धांत निर्माण है यानी कि फॉर्मेशन थ्योरी है उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। यानी कि देखिए कि हम किन किन सिद्धांतों पे, किन किन थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हमें जो प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आसानी से अपनाना पड़ेगा, वो होती है फंडामेंटल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्ट फॉर एक्सपेंडिंग द नॉलेज एंड फॉर्मुलेटेड ऑफ न्यू कंसेप्ट, थ्योरी और कंसेप्ट। इसमें क्या होगा कि नए सिद्धांत या नई थ्योरी और कंसेप्ट निकल के आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल रिसर्च क्या है मैं आपको बता दूँ, जिसे मौलिक भी कहा जाता है। इसमें है क्या, ये एक प्योर यानी कि एक शुद्ध जो है ये रिसर्च होती है। फंडामेंटल की मान के चलिए कि ये अगर कोई रिसर्चर किसी चीज़ के ऊपर नई रिसर्च करेगा, ठीक है, यानी कि मान के चलिए कोई वो पहले जैसे रिसर्च हो चुकी है वो किसी के ऊपर रिसर्च करके देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उससे जो नई थ्योरी, जो नया कंसेप्ट निकल के सामने आएगा, वो हो गया फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मानिए कि एक साइंटिस्ट है या एक डॉक्टर है, कुछ भी है, वो मान के चले कि मैं एक सोसाइटी को रोग मुक्त बनाना चाहता हूँ, सभी प्रकार के रोग जो है वो एक ही दवाई से, सभी प्रकार डिसीज एक ही दवाई से वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो उसमें कामयाब होता है तो एक नई थ्योरी और कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहले बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की। यूज्ड generally used by philosopher and thinker to develop new concepts or to interpret them, example socialism. It is related developed to some abstract idea or theory। देखिए conceptual research का मतलब होता है concept। ठीक है फ्रेंड्स, ये तकरीबन फिलोसफर और थिंकर के द्वारा यूज़ किया जाता है। इससे क्या है, नए कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या हो गया कि हम जैसे कोई रिसर्चर है, कोई थिंकर्स है, वो जैसे कोई नई चीज़, जैसे आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सुधार चाहते हैं तो एक नई चीज़ निकल के सामने आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। यानी कि एक ऐसी रिसर्च जिससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने निकल के आए। ठीक है फ्रेंड्स, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इससे क्या होगा, एक नया आइडिया भी मिलेगा, एक नई थ्योरी भी मिलेगी। देखिए नेक्स्ट आएगा एम्पिरिकल रिसर्च, आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इट ट्रस्ट ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन along ignoring system and theory, coming up with conclusion. In this type of research, researcher collect data, facts and set up experimental design to prove his hypothesis and give result by observation, approve, disapprove his said hypothesis। देखिए फ्रेंड्स, एम्पेरिकल जो रिसर्च है इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या होगा कि आप ये देखिए, इससे पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी कहा जाता है, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर होता है, ठीक है, उसे क्या करना होता है कि जो वो रिसर्च कर रहा है बस उसे उस रिसर्च को पूरा करना होता है और एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उसका क्या होगा, इसमें उसका अनुभव होगा, यानी कि इसमें उसका एक्सपीरियंस काम आएगा। यानी कि रिसर्चर अगर रिसर्च कर रहा है, इसमें उसका जो अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, तो वो उसके बहुत काम आएगा। ठीक है, उसको अपने अनुभव के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और उसी के साथ उसको रिसर्च को पूरा करके एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है इसमें वो डाटा को, फैक्ट को इकट्ठा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा को, फैक्ट को इकट्ठा करते हैं। जो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस यानी कि जो अपनी उसने परिकल्पना बना रखी है उसको सिद्ध करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो उस डाटा को निर्धारित करते हैं। एम्पिरिकल सर्च का मतलब ये है कि मान लीजिए एक रिसर्चर है, एक रिसर्चर ने ठान लिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च करने जा रहा हूँ। अब वो उसको एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ में, वो एक्सपीरियंस से उस चीज़ को, डाटा को इकट्ठा कर रहा है, फैक्ट को इकट्ठा कर रहा है। अब उसने एक माइंड सेट किया हुआ है इसके ऊपर कि मैं इसको इस हिसाब से रिसर्च को करूँगा। ठीक है, अब क्या वो उसमें सफल हो पाएगा, क्या उसमें वो उसको क्या क्या सोल्यूशन को उसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल पाएंगे। तो जो वो अपने रिसर्च को ख़त्म करके एक एंड में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसने सोचा था रिसर्च करने के लिए क्या वो उसको पूरा कर चुका है। अगर पूरा कर चुका है तो उसकी जो हाइपोथेसिस है वो सही हो जाएगी, अगर पूरा नहीं कर पाया तो उसकी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो उसने सोचा था क्या उसका सोल्यूशन निकल आया है, तो अगर निकलता है तो उसको रिसर्च के एंड में पता चलता है, उसे कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ एन analysis of event or past record and other information sources with a view and find origin and development of phenomena and discover to trend in past in order to understand present and future. The historical research applied to all field of study because it includes the origin growth personality. देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है कि एक ऐसे रिसर्च जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मानिए कि जो आजकल चल रहा है, अब हम मान के देखें कि आजकल जो एजुकेशन है वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो हम ये मानेंगे कि पहले, आज से 50 साल पहले कैसी एजुकेशन थी, कई जगह पर कैसी एजुकेशन थी, है ना। तो हम ये मान के चलेंगे ना कि पहले कैसी थी, आज कैसी है, फ्यूचर में कैसी होने वाली है। अब फ्यूचर में देखो कि जैसे पहले ऑफलाइन एजुकेशन थी, पहले हार्ड वर्क था, अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क होने लगा है ना। स्मार्ट वर्क क्या, हार्ड वर्क क्या होता था कि 10 किताबें, एक चैप्टर पढ़ना था, एक कंसेप्ट को पढ़ना था, 10 किताबें ली, उसमें से अच्छे अच्छे पढ़ के 3-4 दिन लगाए, एक कंसेप्ट को पूरा किया। स्मार्ट वर्क क्या है, आपको जो कुछ पढ़ना है आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको वही चीज़ आपको 10 मिनट में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत सारा जो काम है सारा ही तकरीबन ऑनलाइन में हो जाएगा, सारे पेपर तकरीबन जो है ऑनलाइन में हो जाएंगे। अब ये हो गया ना हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि पहले कैसा था, आज कैसा है और आगे जाके कैसा होगा, वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्ट फॉर प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बिन क्लियरली डिफाइंड। देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या मतलब क्या होता है कि हम चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम है पर हमें वो अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये कैसा है, ये कैसा रिसर्च है जिसमें अभी हमें अपनी प्रॉब्लम को सही से क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, कोई रिसर्च करने जा रहे हैं पर उसमें पता नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो स्पष्ट नहीं हो पाती। It helps only research design, data collection method and selection of subject. It is not useful for decision making. देखिए, अगर किसी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। ये किसके काम आती है, ये काम आती है रिसर्च डिज़ाइन के, डाटा कलेक्शन मेथड के और सब्जेक्ट को चुनने में। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी रिसर्च है जिसमें ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो बस होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बस उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पर हमें प्रॉब्लम का क्लियरली पता नहीं चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डायग्नोस्टिक रिसर्च। इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च विच एम टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी एंड अकर एंड सोल्यूशन फॉर इट, लाइक रिसर्च डन बाय डॉक्टर ऑन ए क्रूशियल डिसीज। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था एम्पिरिकल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जिसमें हमें प्रॉब्लम का सही से पता नहीं था, फिर भी हम उसको कर रहे थे, वो थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब है डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसमें क्या होगा कि हम प्रॉब्लम का पता लगा रहे हैं, पहले में पता नहीं था एक्सप्लोरेटरी में, पर डायग्नोस्टिक में उसका हम पता लगा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो क्यों है, कैसे है और इसकी समस्या, इसका सोल्यूशन कैसे, हमें समाधान कैसे ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक डॉक्टर है, बहुत भयंकर बीमारी जो क्रूशियल डिसीज़ होती है उसको पता लगाने की कोशिश करता है कि किसी मरीज़ को कौन सी बीमारी है, तो वो रिसर्च करना शुरू कर देता है। तो एक ऐसे ही डायग्नोस्टिक रिसर्च में इस ऐसे ही पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि बहुत भयंकर बीमारी, क्रूशियल डिसीज़ हो गई, किसी का पता नहीं चल रहा किसी को प्रॉब्लम है क्या, वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है कि बीमारी है क्या।
बस यानी कि किसी प्रॉब्लम को ढूंढना, किसी प्रॉब्लम का पता लगाना, फिर उसका सोल्यूशन को ढूंढना, वो होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज the process of testing the authenticity and reliability of hypothesis. Experiment is an important aspect of this type of research. There are many type of experimental research. देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अब है क्या, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है क्या, देखिए अगर हमें कोई चीज़, हम ये पढ़ते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ ली, सोसाइटी पर लागू होने के लिए ज़रूरी है, ये लागू हो सकती है, पर क्या उस एक्सपेरिमेंट को किए बगैर वो किया जा सकता है? अब ये मान के चलिए कि आप किसी जगह पे भाषण देने जा रहे हो, किसी जगह पर स्पीच देने जा रहे हो, चलो इसको भी छोड़ो, आप ये मान के चलिए कि साइंस ने तरक्की आजकल कितनी कर ली है ना। अब ये कहते हैं कि हाँ, अब आप ये देखिए कि जो गैलेक्सी है हमारी, जो यहाँ पे जो हमारा ऊपर जो सौर मंडल है ना, वहाँ पे क्या होगा कि नई तरह तरह की खोजें हो रही हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट करके देखें ना कि कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट किए बगैर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है कि चीज़ें लागू हो सकती है कि नहीं। हमने सोच तो लिया ये सोसाइटी पे लागू हो जाएंगी, है ना, पर उसको एक्सपेरिमेंट किए बगैर नहीं हो सकता। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च काफ़ी टाइप की हैं। देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल, इसमें क्या है कि दिस टाइप एक्सपेरिमेंटल डज नॉट मेक एनी यूज़ ऑफ रैंडमाइजेशन प्रोसीजर टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रैंडमाइजेशन क्या, रैंडम क्या मतलब है कि कोई चीज़ हम वैसे ही बिना सोचे समझे ऐसे ही उठा ले, या बिना सोचे समझे ही ऐसे सोच ले। यानी कि क्या होता है कि इसमें कोई भी जो चीज़ है तो उसे हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, केस स्टडी डिज़ाइन होती है, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, इसमें ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ हम एकदम उसको रैंडम तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, रैंडम का मतलब होता है कि हाँ आपने बुक उठाई, आपने पहला लेसन पढ़ लिया, फिर 10वां पढ़ लिया, फिर 15वां पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, वो होता है रैंडमाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, केस स्टडी, वन ग्रुप होता है, और साथ में स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन होता है, क्रॉस सेक्शन चेक होता है पूरा। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है प्री एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए रिसर्च कैन कंट्रोल वेरिएबल बट लैक ऑफ रैंडमाइजेशन व्हेन मेजरमेंट इज टेकन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च है वो वेरिएबल को कंट्रोल तो कर लेते हैं, पर जो रैंडमाइजेशन है उसकी कमी होती है। कब कमी होती है, जब चीज़ों का मेजरमेंट लेना पड़ता है। यानी कि इसके ऊपर जो हम वेरिएबल को कंट्रोल तो कर लेते हैं, पर जो चीज़ों को हम जब मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को मापते हैं, उसमें जो रैंडमाइजेशन है उसको उसकी कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होगा, टाइम सीरीज डिज़ाइन, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन। टाइम सीरीज डिज़ाइन में होता है ना कि हमने कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, हम कितने देर में करें उसको, तो टाइम सेट हो जाता है उसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन, और मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमने चीज़ पढ़ी है वो कितने समय में, जो चीज़ तैयार की कितने समय में तैयार की है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन का होता है अंतर संतुलित डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में कि कुछ डिज़ाइन आप देखिए कि जैसे रिसर्च में कोई चीज़ जैसे करनी होती वैसे हो नहीं पाती, वो क्या होता है कि चीज़ें छुप जाती हैं कई। तो मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या होता है कि हमें जो चीज़ें कई करनी थी वो हमें वो उसमें काफ़ी समय लग रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ करने में बहुत समय लग रहा है, तो हर एक चीज़ को इकट्ठा करने में या करने में बहुत समय लग रहा है, वो कहता है मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। अब देखिए, इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चर कंडक्ट सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम subject several a period of time. The benefit of a longitudinal study is that researcher able to detect development or changes.
This study is observational basis. It means that not interfering with subject or survey respond. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि आप ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, जिसमें हम एक ही विषय के कई रूप देखते हैं। यानी कि हम एक ही समय में एक विषय को हमने पकड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर उसके हम कई लेयर्स को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये फ़ायदा होता है कि देखिए इसमें फ़ायदा क्या सबसे बड़ा है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें हम जो जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो हमें वो पता चलता रहता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो स्टडी है जिसमें हम किसी चीज़ के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर में कोई भी अगर सर्च कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए तो हमें वो पता चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कई प्रकार के हैं। देखिए पहला होता है पैनल स्टडी। अब पैनल स्टडी में क्या होता है कि अब देखिए सेम सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ है पर वो अलग अलग समय में उसको देख रहे हैं। यानी कि चीज़ तो एक ही है पर इसको अलग अलग समय में देखा जा सकता है, देख रहे हैं, वो होती है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में होता है ना कि जैसे इकट्ठे 10-15 जाने बैठ के उसको देखते हैं, यानी कि चीज़ तो एक ही है पर उसको अलग अलग समय में देखा जा रहा है। कोहर्ट क्या होता है, देखिए रिसर्चर आइडेंटिफाई सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंस विद इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, ठीक है, वो ऐसे लोगों की पहचान करती हैं जो अलग अलग समय के अंदर भी जिनमें एक सा अनुभव या एक सा विशेषताएं होती है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे रिसर्चर ये देखे कि लोगों में क्या है कि एक ही विशेषताएं हैं, यानी कि लोगों में सभी में एक्सपीरियंस है, यानी कि कुछ लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट है, सब एक तरफ कर दिए, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एक तरफ कर दिए। अब वो समय के हिसाब से ऐसे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखते हैं ना कि एक रिसर्चर ये फाइंड करेगा कि ये देखिए कि अलग अलग समय में यानी कि जो भी लोग हुए हैं उनमें एक ही कॉमन बात थी, वो इतने महान थे, है ना। तो वो होता है कोहर्ट। नेक्स्ट है ट्रेंड स्टडी। ट्रेंड स्टडी में क्या है, डिफरेंट ग्रुप पीपल एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम सेम पॉपुलेशन। इसमें क्या है, एक ही समय में अलग अलग समूह के लोग अलग अलग बिंदुओं पर विचार करते हैं। देखिए डिफरेंट ग्रुप हो गया ना पीपल का, वो क्या करते हैं कि अलग अलग लोग हैं अलग अलग समय के ऊपर एक ही पॉपुलेशन का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके पास डाटा है, यानी कि डाटा है कि समय भी अलग अलग है, लोग भी अलग अलग है, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं, वो होता है ट्रेंड स्टडी। ट्रेंड स्टडी में आप ये मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि यूजीसी नेट की स्टडी है ना, तो ये देखो कितने लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी, हमारा चैनल भी, कई और भी हैं, स्टडी तो एक ही है पर वो डिफरेंट लोग पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पढ़ा रहे हैं, तो वो हो गया ट्रेंड स्टडी। तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा इज एनी डाटा दैट इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म सच एज स्टैटिक्स, परसेंटेज एक्सेट्रा। Quantitative research is widely used in psychology, economic, डेमोग्राफी, सोशोलॉजी, मार्केटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर एंड पॉलिटिकल साइंस। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांट का मतलब होता है गुणात्मक, संख्यात्मक। क्वांट का मतलब होता है संख्यात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी रिसर्च है जिसमें स्टैटिक्स को यानी कि जिसमें संख्या को या जिसमें क्वांट को देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम चीज़ों को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, नंबर्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक ऐसी रिसर्च है जिसको एक हम गिन कर देख सकते हैं, जिसमें नंबर वगैरह होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, ये साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में, सोशल में, मार्केटिंग में। ठीक है, तो जिसमें हेल्थ हो गया, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इसमें ये यूज़ होता है ना इकॉनमी में, यहाँ पे इतने करोड़ लगे, वहाँ पे इतना घाटा हो गया, वो नंबर में होता है ना, वो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आ गया क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए इसमें क्या आएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन द अदर हैंड इंक्वायरी डीपली इनटू स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद द इंटेंशन ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लोरिंग मीनिंग थ्रू
टेक्स्ट, नरेटिव एंड विजुअल बेस्ड डाटा। इट फोकस ऑन वाई रेदर देन व्हाट। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुणात्मक। यानी कि चीज़ें, जो रिसर्च है, जो कोई टॉपिक है, जो कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये एक देखते हैं कि इसमें खासियत क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ पेश की जा रही है उसमें खासियत क्या है, तो जो रिसर्च की जा रही है वो कैसे दूसरे से अलग है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। ये ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं? वाई पे, यानी कि चीज़ें क्यों ऐसी हैं, ना कि क्या है। यानी कि ये ऐसी रिसर्च है जिसमें ये नहीं देखा जाता है कि चीज़ें है क्या, इसमें देखा जाता है कि चीज़ें क्यों ऐसी हैं। ठीक है, वो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो चलिए देखते हैं। रिसर्च मेथड्स refers to the behavior and instrument used in selecting and constructing research technique। यानी कि रिसर्च मेथड क्या है, ये अगर हम किस हिसाब से या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेके रिसर्च को करते हैं, वो है आता है रिसर्च मेथड में। देखिए, इन फर्स्ट ग्रुप वो इंक्लूड ऑल दोज टेक्निक्स विच आर रिलेटेड फॉर कलेक्टिंग डाटा। यानी कि देखिए कि अगर हम, पहला ग्रुप कौन सा है, जैसे हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें डाटा का कलेक्शन इकट्ठा करना होता है, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना होता है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा। पहली बात तो हमें जो डाटा इसको इकट्ठा करना होता है, अब वो किस टेक्निक से करेंगे वो इसमें आएगा। यानी कि हम जिस टेक्निक से रिसर्च करेंगे उसको कहते हैं रिसर्च मेथड। तो पहली बात तो हमें जो डाटा इकट्ठा करना होता है कि हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, उसकी टेक्निक क्या होगी इसमें देखा जाएगा। इन सेकेंड ग्रुप, यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड द अननोन वेरिएबल। दूसरे में क्या है कि देखिए, पहले में तो हमने डाटा इकट्ठा किया है टेक्निक लगा के, किस हिसाब से डाटा इकट्ठा किया। दूसरे में क्या है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसका डाटा, और जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो, और जो अननोन वेरिएबल हैं, यानी कि जो फालतू के वेरिएबल जो साथ में डाटा के आ चुके हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। तीसरी बात है, इन द थर्ड कंसिस्ट ऑफ दैट टेक्निक विच यूज टू एवेल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। यानी कि तीसरे ग्रुप में क्या रखा जाएगा कि वो टेक्निक जिससे एवेल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करके देखा जाएगा कि जो रिजल्ट निकला है वो कितना सही है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई रिसर्च करनी है, आपको सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, डाटा इकट्ठा किया, डाटा जब फिर आपने पहले में डाटा इकट्ठा कर लिया, जब दूसरी पॉइंट में क्या है, बी पॉइंट में, कि आपने डाटा इकट्ठा किया, साथ में आपको अननोन वेरिएबल भी साथ में मिल गए। उसके बाद जो आपने सर्च करने का सोचा था, अब वो कितना वाजिब है, कितना सही है, वो आपको एवेल्युएट करना होगा कि आपने जिस रिसर्च के बारे में सोचा था कि आप वही आपको उसका रिजल्ट मिल चुका है, वो देखेंगे हम तीसरी में। ठीक है, तो ये है रिसर्च मेथड, यानी कि रिसर्च हम किस हिसाब से करेंगे वो किस में आएगा, रिसर्च मेथड में आएगा। तो अब देखिए कि रिसर्च मेथड में क्लासीफाई एज फॉलोइंग। अब रिसर्च मेथड यानी कि जब हमें डाटा इकट्ठा, जब हमें रिसर्च को करना है, वो मेथड है वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले है हिस्टोरिकल मेथड, जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा है सर्वे मेथड, जिसे फील्ड रिसर्च, सर्वे मेथड को फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड भी कह देते हैं, इसलिए इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। तो वन बाय वन करके इसको करेंगे। अब इसके बाद एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये 3 मेथड हैं जिसको देख लेते हैं। अब देखिए कि मेथड क्या है, यानी कि जो हमें रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर, तो उस रिसर्च को बढ़िया बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके मेथड्स क्या हैं, किस हिसाब से, किस बेस पे आप रिसर्च को करोगे। तो देखिए, पहली बात आई है हिस्टोरिकल मेथड की, जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहा जाता है। अब देखिए, इन लाइब्रेरी रिसर्च और हिस्टोरिकल मेथड, analysis of historical records and documents. In this method, researchers use techniques of for analysis record and documents. Sources of historical data are follow। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि रिसर्च करने के लिए हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, जैसे कि हिस्ट्री में कि इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो, जैसे कोई हमें रिकॉर्ड्स है, जैसे कोई अखबार है, कोई बुक्स है, ये हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। अब इसको एनालिसिस करके देखना पड़ता है। अब हिस्टोरिकल मेथड फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि यूज़ क्यों किया जाता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे छोटा सा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कोई
रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करो कि क्या जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि क्या पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आई थी तो उसमें क्या रिज़ल्ट निकला था, आप वही चीज़ को फॉलो करोगे। मान के चलिए कि जैसे कोई अदालत है ना, वहाँ पे कोई ऐसा केस आ गया कि जो वकील हैं वो हैरानी में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि यार ये नया केस है कोई भी, तो इसको कैसे निपटा जाए। तो उसमें क्या होता है कि वकील जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो रेफरेंस वो ढूंढते हैं कि पुराना ऐसा केस कोई था, कैसा पहले हो चुका है ऐसा केस था। अगर ऐसा केस कोई जो सामने अभी उनके सामने चल रहा है कि आज से इतने साल पहले कोई भी ऐसे केस था, उसमें कैसा फैसला लिया गया था, तो वो वही फैसले को यहाँ पे वो खोजते हैं। जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, है ना, जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, तो उसी रिसर्च को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हिस्टोरिकल मेथड को देखा जाता है कि इसका सोल्यूशन कैसे लिया जाए। तो इसलिए करते हैं हिस्टोरिकल मेथड को अपनाया जाता है, क्योंकि जो आज समय बीतेगा वो हिस्ट्री बन जाएगा कल का, तो सबके वो काम में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड के सोर्स क्या हैं। देखिए, पहली बात तो है बुक्स प्रोवाइड आइडियाज़ एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स इन द बुक्स रिटन बाय देम। यानी कि बुक्स क्या है, हमें एक आइडिया और थ्योरी प्रदान करते हैं जो डिफरेंट थिंकर्स की हैं। थिंकर्स क्या है, विचारक। अब थिंकर्स क्या मतलब होता है, विचारक, जिनके अपने अपने जिन्होंने विचार दिए होते हैं हर एक बुक में। आप जैसे आप मान के चलिए कि आप कोई भी राइटर की बुक ले लो तो आप में सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। अगर हम उस बुक की, अगर जैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक ले लो कोई, आप जैसे किसी और पब्लिकेशन की बुक होगी उसका कहने का तरीका अलग से होगा, किसी और के हो गए उसमें कहने का तरीका अलग से होगा, मेरा आपको तरीका पढ़ाने का अलग से होगा। तो इसमें क्या है, आपको इसमें आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं साथ में, ठीक है, कि ताकि जो आपकी रिसर्च है वो बढ़िया बन सके। रिसर्च स्टडी ऑफ दीज बुक्स एंड गेट द नॉलेज what has been said on the subject by people who study a similar research earlier। यानी कि रिसर्च में इसमें ये क्या देखा जाता है, इसमें बुक से नॉलेज इकट्ठी की जाती है कि जो अभी रिसर्च की जा रही है क्या पहले वो ऐसी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जिस रिसर्च के लिए आप जा रहे हो क्या उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, तो क्या क्या मुश्किलें आई थी, कैसे सोल्यूशन मिला था, वो सब कुछ आपको बुक्स में से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई आपको दिया जाता है डाटा लिखने के लिए, है ना, थीसिस दी जाती है लिखने के लिए, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब उस टॉपिक के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप अपनी बुक को दूसरों से कैसे बेहतर बनाओ। तो आप क्या करोगे, बुक्स का रेफरेंस लोगे, वहाँ से देखोगे कि क्या क्या ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या मतलब, देखिए, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिश्ड मैनी रिपोर्ट सर्वे रिलेटिंग टू सोशल प्रॉब्लम। दीज रिपोर्ट सर्वे प्रोवाइड provides very useful information about subject और टॉपिक टू सोशल रिसर्च। देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या होता है कि जो आम जनता से करते हैं। ठीक है, सर्वे क्या, आपने जैसे मान के चलिए एक रिसर्च हुआ है यूजी नेट पेपर 1 पे, सभी से पूछा गया कि बताइए ऑनलाइन मेथड बढ़िया था यूजीसी नेट का या ऑफलाइन बढ़िया है। तो कुछ कहेंगे नहीं ऑफलाइन बढ़िया था, कुछ कहेंगे ऑनलाइन बढ़िया था। तो उसमें से कौन सा रिजल्ट निकलेगा, ऑनलाइन सबसे बढ़िया है या ऑफलाइन बढ़िया है, तो ये क्या हो गया, सर्वे हो गया, है ना। तो यानी कि ये सर्वे हो चुका है कि ये सर्वे कौन करेगा, ये गवर्नमेंट भी करती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां भी करती हैं। तो जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो बताते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसमें काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो किसी रिसर्चर के काम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वे की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, अब जैसे देखिए इकोनॉमिक सर्वे बुक आती है जो आईएएस एस्पायरेंट के लिए सबसे बढ़िया बुक है ना, मैगजीन आती है इकोनॉमिक सर्वे की। तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे देखा जाता है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। नेक्स्ट है मेमोरीज। देखो, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री एंड लेटर्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और डाटा। देखिए, जो मेमोरीज हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी क्या है, जो खुद अपनी स्वय जीवनी कोई व्यक्ति लिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ हिस्ट्री, किसी के ऊपर जो लाइफ हिस्ट्री है, जैसे आप लाइफ हिस्ट्री लगा के चलिए कि किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई आधारित हो चीज़। ठीक है, हम मुगल काल को ले लें तो लाइफ हिस्ट्री हो गया। एंड लेटर प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखिए, लेटर से होते हैं, अब आपके सामने देखना कि जैसे आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो अंग्रेज़ों के ज़माने के आपको कई लेटर मिल जाएंगे। लाल किले में जाओगे, आपको वहाँ पे जो म्यूज़ियम बना रखा है वहाँ पे आपको अंग्रेज़ों का लिखा एक लेटर है वहाँ पे पड़ा हुआ
है ना। तो गांधी जी के आपको कई लेटर जो है किसी जगह पे मिल जाएंगे। तो क्या है, आपको इससे क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे बुक्स हैं, रिपोर्ट और सर्वे हैं, मेमोरी से, ये सारे हिस्टोरिकल मेथड के पार्ट हैं। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री में जांचना है कि ये चीज़ें कैसी थी, तो आप किसके जरिए जानोगे? या तो आप बुक्स उठाओगे, या आप सर्वे देखोगे, या आप मेमोरीज देखोगे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड डाटा कैन बी अवेलेबल फ्रॉम हिस्ट्री रिकॉर्ड्स एंड गेट बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए बात यहाँ पे आई है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्स क्या है? जो आपके पास अवेलेबल है खुद के, यानी कि जो ओरिजिनल जो आपके पास जो रिसर्च का मेथड है जो वो है वो प्राइमरी। सेकेंडरी सोर्स क्या है? कि अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या है कि वेरियस टाइप की नॉलेज है, हिस्ट्री में क्या क्या बीत चुका है आप उसको जांचोगे, वो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मिल जाएगा। पब्लिश रिकॉर्ड क्या है? कि गवर्नमेंट वेरियस न्यूज़ एजेंसीज इंस्टीट्यूशन आर पब्लिश्ड आर्टिकल, न्यूज़, रिसर्चर पेपर अबाउट सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन एंड हेल्थ इशू एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पब्लिश रिकॉर्ड क्या है कि जो पब्लिश हो चुके हैं, जैसे न्यूज़ एजेंसी है जो डेली अखबार छापती है, कोई आर्टिकल हो गया, है ना, कोई सोशल इकोनॉमिक जो कोई हो गया, या कोई एजुकेशन हेल्थ के इशू, जो चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको उसके लिए हिस्टोरिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको बुक्स, रिपोर्ट ऑफ सर्वे, मेमोरीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो। ठीक है, ये तरीका कौन सा है? ये है तरीका रिसर्च मेथड का। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड या फील्ड रिसर्च। अभी हमने ऊपर देखा सर्वे मेथड लिखा था ना, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड आ गया। फील्ड रिसर्च देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट finding inquiries of different kind. The major purpose of descriptive research is description of state of affairs as it exists at present. The method of utilize are survey, comparative and correlation methods. देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि होता क्या है। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है, उसमें क्या है, पहली बात तो यह है कि ये बताता है कि चीज़ है क्या। इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको ये बताया जाएगा कि चीज़ें है क्या, ये नहीं बताया जाएगा कि चीज़ें क्यों है, कैसे होनी चाहिए। बस यही बताया जाएगा कि जो चीज़ है वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये इसमें नहीं बताया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सर्वे है, इंक्लूड सर्वे है, फैक्ट है, मतलब कि कई कई प्रकार का, जैसे आपको इंक्वायरी, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई रिसर्च कर रहे हो, आपको कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप डिफरेंट तरह से इंक्वायरी करोगे। पहले आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे कि बताइए कि कैसा है, फिर आप फैक्ट को देखोगे कि वाकई वो चीज़ सही है। फिर द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इज एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। द मेथड यूटिलाइज आर सर्वे, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड। इसमें देखोगे कि आपने जो सर्वे किया है, फिर आप कंपैरेटिव करके देखोगे, आपस में कोरिलेशन संबंध देखोगे। यानी कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे, राय लोगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, फिर आप आपसी संबंध जोड़ के देखोगे कि चीज़ें वाकई जो आपने इकट्ठी की हैं वाकई उनका आपसी संबंध है कि नहीं। अब इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि चीज़ें है क्या, वही बताया इसमें जाता है। चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो इसमें नहीं आता। अब ये डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है रिसर्च का, वो कैसी टाइप है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है तो पहले आपको सर्वे टेस्टिंग करना पड़ेगा। सम टाइम द एक्सपर्ट इंटरव्यू, सेकेंडरी डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी इनफ टू डिफाइन द प्रॉब्लम और कंक्लूजन। देखिए इसमें क्या है कि जो सर्वे मेथड टेस्टिंग क्या है कि एक्सपर्ट द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो सेकेंडरी डाटा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और संस्था की ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर कई बार उससे हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता, ना ही हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। सर्वे टेस्टिंग तो करनी ज़रूरी है, पर कई बार वो इनफ भी नहीं हो पाता, है ना। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपको इनफ नहीं लगी, आपने ये करा, आप फिर भी किसी के कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। फिर बारी आती है द क्वेश्चनर की। क्वेश्चन इज ए टूल इन विच लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, लो कॉस्ट इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड वाइड जोग्राफिकली। देखें क्वेश्चनर क्या है कि इसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जो सवाल जवाब क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आस्क्ड टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, यानी कि आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको कोई रिसर्च करनी है, आप क्वेश्चन पूछोगे,
ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? आपको इसमें फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसमें बहुत कम कॉस्ट होगा, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप आपने कोई रिसर्च करनी है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी से सवाल जवाब पूछोगे, सवाल करोगे तो आपको वो जवाब देगा, आप उसको लिख लोगे, है ना। तो उससे आपका टाइम बहुत कम, जो आपको उससे कॉस्ट बहुत कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके काम में आएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इन इंटरव्यू मेथड of control information through oral verbal conversation. Direct interview can be either in the form of narrative or as answer to be specific question put the information. अब देखिए इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इंटरव्यू में दो आदमी होते हैं, कि इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला। इसमें क्या है कि ओरल वर्बल कन्वर्सेशन है, यानी कि जो बातें, जो इसमें जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो ओरल, यानी कि वो बोल के वो होता है, ठीक है। आप किसी से, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हो तो उसमें दो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपस में उनको सवाल जवाब करता है वो। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे आपकी जानकारी लेगा, आपसे सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो आप उसको आंसर दोगे, तो उससे वो ये जांच लेगा कि आप मतलब कि जो है वो आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरव्यू से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज रिलेटिंग बिहेवियरल साइंस। रिसर्चर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय ऑब्जर्वेशन अंडर दिस मेथड। If inquiries is small, then research would conduct self-observation. It is called participant observation. But scope, if inquiries is wider field, then field work conduct observation work. It is called non-participation direct observation. इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखोगे, तब वो ऑब्ज़र्व हो गया। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारी जो है वो नॉलेज मिलेगी। ये ऑब्ज़र्वेशन आप कैसे करोगे? आप ये खुद से भी कर पाओगे, है ना, आप ये खुद से भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये खुद से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। जैसे आपने मान के चला कि आपने देखा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में देखते हैं डिफरेंस क्या है। आप वहाँ पे विज़िट करोगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपको वहाँ पे सहूलियत मिलेगी। आप देखोगे कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे हैं, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे है, फ़ीस कंपैरिजन करोगे आपस में, वो कैसी हैं, है ना। ऑनलाइन मेथड देखोगे, ऑफलाइन मेथड देखोगे टीचिंग का, तो आप ऑब्जर्वेशन करके देखोगे कि जो ऑफलाइन मेथड है टीचिंग का, उसमें हार्डवर्क ज़्यादा है, ऑनलाइन में हार्डवर्क बहुत कम है, वहाँ पे स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, फिर आप कहोगे कि ऑनलाइन मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है केस स्टडी। द केस स्टडी मेथड इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। केस स्टडी में क्या है कि जो आप केस स्टडी देखते हो वो बिल्कुल गहराई से आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो बता देगा। केस स्टडी में आपको जो आपको, जैसे आप मान के चले कि केस स्टडी में आपको एक वो जो प्रॉब्लम दे दी जाती है, आप उसका जो सोल्यूशन देखते हो कैसा है, अब आपको वो काफ़ी गहराई में देखना होता है, ठीक है। ये सारे जो केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, सर्वे, टेस्टिंग, ये किसके पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। इसे बोलते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। जैसे कि लेबोरेटरी में जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना टेस्ट लेबोरेटरी में, वैसा ही एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि जो आपने रिसर्च अभी करने के लिए सोचा था, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, अब आपको उसको लागू करने के लिए देखना है कि क्या जो आपने चीज़ें उठाई हैं सही से, आपने जो डाटा इकट्ठा किए, क्या एक्सपेरिमेंट में आपके वो पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड फॉलोज डिफरेंट साइंटिफिक एंड स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। It is futuristic nature which process of new innovation in laboratory research actively manipulate one or more causal variable and draw result। देखिए इसमें क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है पहली बात तो रिसर्च का। इसमें डिफरेंट साइंटिफिक तरीके जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि जो नॉलेज मिलेगी वो एक न्यू इनोवेशन होगा, यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपके सामने, चाहे वो अच्छा हो एक्सपेरिमेंट, चाहे वो बुरा हो, आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आएगी, है ना। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आपको नई नॉलेज मिल गई कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आपकी वहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है ना। मान के चले कि जैसे आपने यूजीसी नेट की तैयारी किए भी नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम फेल हो गया,
आप फेल हो गए। फिर आप अच्छे से पढ़ के गए, है ना, तो आपका फिर भी रह गया। दूसरी एग्जांपल मैं आपसे यहाँ से लेता हूँ, एक बढ़िया सी एग्जांपल। देखिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर ली, अब आपने पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, पर आपने वहाँ पे जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ चीज़ें मुश्किल लगी। फिर आपने यहाँ पे आके देखा कि मेरे को कोई कोई चीज़ें नहीं आई थी, कौन कौन सी मुश्किल लगी हैं, तो आपने वो ऑब्ज़र्व किया। फिर आपने, जैसे आपने मान लीजिए मैथ पूरा छोड़ दिया, आपके नंबर तो आ गए पर आपका 1-2 नंबर से नेट रह गया। फिर आपने ये करके देखा कि मैं अगर मैथ कर लेता या कर लेती तो आज मेरा नेट क्लियर होता, ठीक है। तो आप अगली बार क्या करोगे, उसको अच्छे से करके जाओगे, है ना। पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं बिना मैथ किए चले जाऊँ तो मेरा नेट क्या पता हो जाए, पर आपसे हुआ नहीं। फिर आप अगली बार मैथ करके जाओगे, साथ में रीजनिंग थोड़ी बहुत करके जाओगे, आपका नेट हो जाएगा। आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। अगर आपने वो नहीं किया, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे ये करना था, अब आपने जो वो कर लिया तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ मेरा अब नेट क्लियर हो चुका है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक हमें पहली बात तो ये साइंटिफिक मेथड है, दूसरी बात क्या है, ऐसे हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। ये न्यू इनोवेशन है एक, ठीक है। इन लेबोरेटरी रिसर्च एक्टिवली मैनिपुलेट वन और मोर कॉजल वेरिएबल एंड ड्रॉ रिजल्ट। लेबोरेटरी रिसर्च में क्या है कि आप किसी जो वेरिएबल है उसको आप किसी कारण से, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हो। एक वेरिएबल या वो जो वेरिएबल है, ठीक है, तो उससे आप जो है वो रिजल्ट को शो कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। तो देखिए दीज आर इन डिफरेंट फॉर्म, इसकी टाइप्स। तो अब हम करेंगे टाइप्स इसकी। देखिए पहली बात है रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप या प्री टेस्ट एंड पोस्ट डिज़ाइन, यानी कि जो टेस्ट करने से पहले प्री टेस्ट या टेस्ट करने के बाद जो डिज़ाइन है वो कैसा है। देखिए रैंडमली असाइन वेरिएबल टू ए रिसर्च इन ग्रुप और कंट्रोल फ्रॉम दीज इशू कैन इफेक्ट टू रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप। देखिए इसमें क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जो चीज़ें हो रही है क्या वो अपने आप हो रही है, रैंडमाइज तरीके से हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप क्या है कि जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हो, यानी कि आप जैसे रिसर्च के अंदर किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, क्या वो अपने आप ही वेरिएबल उसमें से रैंडमाइज तरीके से हो रहे हैं। यानी कि आपने कोई टेस्ट करना चाहा, क्या आपकी वो जो चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए जो वेरिएबल है, क्या वो अपने आप ही रैंडम तरीके से असाइन हो रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसी बात नहीं होती यहाँ पे। ऐसी बात क्या होती है कि जो हमने टेस्ट करना है, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है हमें, तो हम उसके लिए जो वेरिएबल रखेंगे वो वेरिएबल एक समान रखेंगे, यानी कि सिमिलर रखेंगे, कि ताकि एक समान वेरिएबल या सिमिलर वेरिएबल रखने से रिजल्ट भी हमारा सही तरीके से आए। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने कोई रिसर्च करनी है तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाए, जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये नहीं होता कि रैंडमली जो चीज़ें अपने अभी वेरिएबल कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे ज़रूरत के अनुसार ही आएगा, अगर हमने उस चीज़ को अच्छे से असाइन करके रखा हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक वेरिएबल को बराबरी का मौका देते करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप, यानी कि अपने आप भी यहाँ से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, वो हमारे तरीके से ही आएगा। नेक्स्ट है इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि आंतरिक शुद्धता। देखिए इंटरनल वैलिडिटी ट्राई टू एग्जामिन whether the observed effect on a dependent variable is actually caused by independent variable। इसमें इंटरनल वैलिडिटी में क्या देखा जाता है कि जो अभी इफेक्ट या जो अभी जो चीज़ हमें चाहिए, जो वेरिएबल है, क्या वो वेरिएबल जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मान के चलिए कि जो हमें आंतरिक शुद्धता, हमें कोई चीज़ देखनी है कि जो चीज़ वो कैसी है, क्या वो जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ बनी हुई है, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसी क्यों है, ठीक है। यानी कि जिससे वो चीज़ बनाई गई है, क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज कंसर्न वेदर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी से क्या है कि जो चीज़ें हमें जो रिज़ल्ट जो है शो हो रहा है, ठीक है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के बाहर है, यानी कि जो हमने वो जो अभी रिसर्च किया है या करना है, जो कुछ भी है जो हमें रिज़ल्ट मिला है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के अंदर है या उसके परे है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमने इसके मेथड आज कर लिए, ये हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो सर्वे मेथड हो गया, तो साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेथड्स ऑफ रिसर्च में आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।